बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम नाग राजा के पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नागा पर्वत को अगर बर्फ का पहाड़ कहा जाए तो गलत ना था। अक्सर जगहों पर हम सलाखों और रस्सियों की मदद से चढ़ते थे। हम मुसलसल 1 माह ऊपर चढ़ते रहे और मौत के मुंह से बचते रहे। आखिरकार हम नागा पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। यहाँ एक अजीब किस्म की धुंध फैली हुई थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। लेकिन मुझे ना तो सर्दी लग रही थी और ना ही सांस लेने में कोई दुश्वारी पेश आ रही थी। जबकि चचा जमाल हर 6 घंटे बाद अपने थैले से एक बोतल निकालकर इसमें भरे हुए किसी सियाल मादे का एक घूंट पी लिया करते थे। चोटी पर पहुंचकर चचा जमाल ने मुझसे एक बर्फीली चट्टान पर बैठने के लिए कहा और खुद किसी पनाहगाह की तलाश में चले गए। कुछ देर बाद चचा जमाल वापिस आए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। कुछ दूर चलकर चचा जमाल ने मुझे अपने पीछे एक गार में दाखिल होने के लिए कहा। गार जो कि इतना कशादा न था, लेकिन फिर भी इसमें रात बसर करने के लिए जगह काफी थी। हमने रात वही गुजारी। दूसरे दिन आले सुबह चचा जमाल गार से निकलकर चल दिए। दोपहर और फिर शाम हुई, लेकिन चचा जमाल वापिस न आए। मुझे मुख्तलिफ किस्म के वसवासों और अंदेशों ने घेर लिया। मैंने रात वही गुजारी और फिर सुबह तलू होने पर गार से निकली। इस वक्त खूब धुंध फैली हुई थी और चंद कदम आगे कुछ ना दिखाई दे रहा था। मैंने चचा जमाल को कई एक आवाजें दी, लेकिन बेसुध। काफी तलाश के बावजूद इनका सुराग ना मिला। मुझे रह रहकर यही अंदेशा परेशान किए दे रहा था कि खुदा ना खास्ता कहीं चचा जमाल बर्फ से फिसल कर किसी गहरे खड्ड में ना जा गिरे हों। खुदा खुदा करके मैंने रात गार में गुजारी। तीसरे दिन जब चचा जमाल के आने की उम्मीद खत्म हो गई थी कि अचानक दूर से चचा जमाल आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर मैं दौड़कर इनसे लिपट गई और वो नहायती शफकत से मेरे साथ पर हाथ फेरने लगे। चचा जमाल नहायत खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें इनकी आखिरी मंजिल का रास्ता मिल गया है और अब जल्द ही इन्हें अपनी जिंदगी भर की मेहनत का फल मिलने वाला है। चचा जमाल बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अब तक इन्हें जो भी कामयाबी मिली है वो सिर्फ मेरी वजह से है। दूसरे दिन सुबह सवेरे हम गार से रवाना हुए। अब नहायती मुश्किल तरीन अतराई शुरू हो गई। हम शाम डले तक चलते रहे और आखिरकार एक गार में रात गुजारने के लिए ठहर गए। दूसरे दिन सुबह सवेरे से सख्त बर्फबारी शुरू हो गई थी। ये एक खौफनाक दिन था। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हमारे सामने और इर्द गिर्द गिर रही थी और आसमान पर तरीखी छा गई थी। चचा जमाल ने मुझसे कहा कि ये तूफान कम से कम 1 हफ्ता रहेगा। हम तकरीबन 4 दिन इसी गार में रहे और चचा जमाल की आजाद करदा खुराक पर, जो कि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम पर मुश्तमिल थी। 4 दिन के बाद तूफान गैर मुतवक्का तौर पर तकसीम हो गया था और आसमान साफ होना शुरू हो गया। मुतालिया साफ होने पर हम गार से निकले और मुसलसल 3 दिन तरीख खड्डों और गहराइयों में उतरते रहे। ऐसा मालूम होता था कि हम पताल की गहराइयों और दुनिया के निचले हिस्से में सफर कर रहे हैं। नागा पर्वत की बर्फीली चोटियां अब नजरों से ओझल हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन चचा जमाल ने दूर से मुझे एक गार का दहाना दिखाया। गार के इर्द गिर्द पहाड़ बिल्कुल सफेद चूने जैसा लग रहा था। मैं यही समझी कि यहाँ भी बर्फ जमी हुई है, लेकिन वो बर्फ नहीं थी। पहाड़ का रंग सफेद था और गार के दहाने से सफेद किस्म का धुआं निकल रहा था। चचा जमाल ने मुझे बताया कि यही गार इनकी उम्मीदों और तमन्नाओं का मरकज है और यही गार दुनिया के अजीम नाग राजा का मस्कन है। वो अजीम नाग राजा जिसके साथ अगर नाग रानी का मिलाप हो जाए तो वो दोनों इंसानी रूप धार लें और माफूकुल फितरत ताकत के मालिक बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। मेरी बेटी यास्मीन, चचा जमाल मुझसे बोले, मैंने अपनी तमाम उम्र नाग राजा के हसूल के लिए गुजार दी है। इसके लिए मैंने सहराओं, बेयाबानों और जंगलों की खाक छानी है, लेकिन नाग राजा को अगर कोई जेर कर सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी जात है।
अगर तुम इस मरहले में भी कामयाब हो गई तो तुम्हारी ये कामयाबी दुनिया भर के सन्यासियों और साइंसदानों को हैरत में डाल देगी। ये हमारा एक ऐसा कारनामा होगा जिसका मुशाहदा इस करा अर्ज पर ना तो पहले किसी ने किया है और ना ही कोई कर सकता है। मेरी बेटी, ये अजीम कारनामा सर अंजाम देने के लिए हमें 2 दिन इंतजार करना होगा। तीसरी रात चांद के हिसाब से पूर्णमासी की रात है। इस रात तुमको अपने हैरत अंगेज रक्स का कमाल दिखाना होगा। मैं बीन पर नागी राग बजाऊंगा और मेरे बीन बजाने के साथ ही तुम अपना रक्स शुरू कर दोगी। मुझे यकीन कामिल है कि पूर्णमासी की रात को जब नाग राजा अपना पसंदीदा राग सुनेगा तो वो जरूर इसके लिए अपने मस्कन से बाहर आएगा और फिर इसे तुम्हारे जिस्म से निकलती हुई नाग रानी की खुशबू अपनी जानब खींचेगी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म में नाग रानी का खून मिल चुका है। सदियों से नाग राजा नाग रानी के इंतजार में है और जब तुम्हारे जिस्म से उठती हुई खुशबू और फूटती हुई रोशनी नाग राजा के सामने फजा में बिखरेगी तो वो अपनी जिंदगी की तमाम कुव्वत और शबाब के साथ मस्त होकर दीवाना वार नाचेगा और अपनी मफूकल फितरत ताकत की बदौलत अपने जिस्म की शक्ल बदल कर रख देगा। नाग राजा सदियों से अपने इंसानी सर के साथ सांप का जिस्म रखता है और अभी तक नाग रानी से मिलाप ना होने की वजह से इस काबिल ना हो सका है कि अपने सांप वाले जिस्म से निजात हासिल कर सके और मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप धार कर अपनी मफूकल फितरत ताकत से उड़ सके। नाग राजा की बेपनाह कुव्वत वो ताकत जो कि वो तुम्हारे सामने अपने रक्स में जाहिर कर देगा, इसके स्याह रंग को सफेदी में तब्दील कर देगी और इसके जिस्म से वैसी ही रोशनी फूटने लगेगी जैसी कि नाग रानी के जिस्म से फूट रही थी। तुम्हें नाग राजा से घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मुकाबला तुम्हारी और नाग राजा की कुव्वत अरादी का है। मेरी बेटी, कोशिश करना कि तुम नाग राजा की आंखों की बेपनाह कशिश से सहरज़दा ना हो जाओ। नाग राजा अपने रक्स के मुकम्मल शबाब पर पहुँचने से पहले तुम्हें नहीं छुएगा। इसका रक्स शबाब पर इस वक्त पहुंचेगा जब इसका जिस्म बिल्कुल सफेद हो जाएगा। इसके जिस्म से बेपनाह चकाचौंध पैदा करने वाली रोशनी का अखराज होगा और जब इसके मुंह से आग के शोले निकलना शुरू हो जाएं, तो उस वक्त तुम्हें अपने कमाल फन को काम में लाते हुए नाग राजा के सर पर हमला करके इसे गर्दन से जुदा करना होगा। अगर तुम्हारा वार सही पड़ा और नाग राजा का सर तन से जुदा हो गया तो समझो कि हमने दुनिया जहां के खजाने पा लिए और हम तमाम दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। और बेटी, अगर तुम्हारा निशाना चूक जाए और नाग राजा तुम्हें बोसा देने में कामयाब हो जाए तो नाग रानी का मिलाप इसे इंसानी रूप धारने के काबिल बना देगा। वो मुकम्मल इंसानी रूप धार सकेगा और फिर इसके पास मफूकल फितरत ताकतें होंगी। वो तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो जाएगा और फिर तुमसे और मुझसे अपनी नाग रानी का इंतकाम लेगा और हमें बसम करके रख देगा। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए एक तबाही और बर्बादी का सामान होगा। वो सारे जहां को जलाकर राख कर देगा और अपनी इंतकाम की आग बुझाएगा। नाग राजा को खत्म करके तुम ना सिर्फ मुझे मेरा गोखर मकसूद बख्शोगी बल्कि ये तमाम इंसानियत पर तुम्हारा एहसान होगा। मैंने चचा जमाल की तमाम हदायत गौर से सुनी और इन्हें इन पर मुकम्मल अमल करने की यकीन दहानी करवाई। और फिर तीसरी रात पूर्णमासी की रात थी। चांद आसमान की वस्तों से अपनी ठंडी चांदनी नागा पर्वत की चोटियों और इसके गहरे खड्डों पर और एक अजीब शान बेनियाजी से बखेर रहा था। ये एक अजीब सा समा था। रात के तकरीबन 12 बजे चचा जमाल और मैं नाग राजा के गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगे। गार के बाहर चचा जमाल ने एक खुली और हवादार जगह का इंतखाब किया और फिर मुझे अपने जिस्म से तमाम कपड़े उतारने के लिए कहा। उन्होंने खुद भी अपने तमाम कपड़े उतार दिए। मैंने देखा कि चचा जमाल का जिस्म हड्डियों का पिंजर लग रहा था। इनकी हड्डियां बाहर निकली हुई महसूस हो रही थी और तमाम जिस्म पर गोश्त का नाम नहीं था। चचा जमाल ने अपने थैले से एक बड़ी सी बोतल निकाली और इसमें पड़े हुए तेल से अपने तमाम जिस्म की मालिश की। इसके बाद चचा जमाल ने मुझे अपनी तलवार दी
اور بین संभाल ली اور مشہور ناگی راگ بجانا شروع کر دیا اور میں نے اپنے عجیب و غریب رقص کا آغاز کیا۔ مسلسل 1 گھنٹے تک چچا جمال بین بجاتے رہے اور میں غار کی طرف منہ کر کے ناچتی رہی۔ بین بجاتے بجاتے چچا جمال کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی، میں بھی پسینے میں شرابور تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد غار کے اندر سے مدھم گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین پر پتھر کوٹنے والا انجن چل رہا ہو۔ چچا جمال نے مجھے ناگ راجا کی آمد کا اشارہ کیا اور میں چکنی ہو کر غار کی طرف دیکھنے لگی اور پھر جیسے کہ میرے پاؤں سن ہو کر رہ گئے ہوں۔ دہشت اور خوف سے اتنی قریب تھی کہ میں بے ہوش ہو کر گر نہ جاؤں، لیکن میری قوت ارادی نے مجھے سنبھال دیا اور میں نے رقص جاری رکھا۔ ناگ راجا کا دڑ سانپ کا تھا اور بالکل سیاہ، وہ انسانی جسم جتنا موٹا تھا اور اس پر سیاہ گھنے بال تھے۔ وہ تقریباً 2 گز لمبا تھا، اس کا سر بالکل انسانوں جیسا تھا اور اس پر ایک تاج رکھا ہوا تھا جس میں سے نیلے رنگ کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل انسانوں جیسی دلکش تھی، اس کی پلکیں بالکل نہیں جھپک رہی تھی۔ ناگ راجا ایک شاہانہ وقار سے اپنے مسکن سے نکلا۔ اس نے غار سے نکل کر 2-3 بار ادھر ادھر دیکھا اور فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے خوب غور سے چچا جمال کو بین بجاتے دیکھا اور پھر اچانک اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھا اور مسلسل مجھے گھورتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔